बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम इन माय क्लास। तो आज स्टूडेंट जो आज हम पढ़ने वाले हैं वो पढ़ते हैं कुछ यूनिक प्रॉपर्टीज़ हैं और लेज़र की, हम उसके बारे में पढ़ते हैं। जो हमारी फर्स्ट प्रॉपर्टी है वो है डायरेक्शनैलिटी, सेकंड है मोनोक्रोमेटिसिटी, थर्ड है कोहेरेंस एंड फोर्थ है इंटेंसिटी। तो वन बाय वन इसको हम एक्सप्लेन से पढ़ेंगे। तो पहले हम देखते हैं डायरेक्शनैलिटी क्या है, ठीक है, इसके बारे में पढ़ते हैं। डायरेक्शनैलिटी, तो यस स्टूडेंट, अब हमने क्या देखना है कि हमारे पास कोई ऑर्डिनरी लाइट सोर्स है या फिर कोई मोनोक्रोमेटिक लाइट सोर्स है। हम कह सकते हैं कि जो हमारा बल्ब है जो हम घर में यूज़ करते हैं, या फिर कोई सन लाइट है या टंगस्टन लाइट है, वो क्या है हमारा, या कोई वाइट लाइट सोर्स है, कोई घर में जो बल्ब होता है हमारा, वो लैंप कोई भी है, तो वो क्या है हमारा ऑर्डिनरी लाइट सोर्स है या फिर मोनोक्रोमेटिक लाइट सोर्स है जो आम है, आम सोर्स है। तो ये क्या करते हैं इनमें, जब आप कभी देखना कि आप जब हम स्विच ऑन करते हैं तो जो बल्ब है उसमें क्या होता है कि वो उसकी रोशनी पूरे रूम में फैल जाती है, पूरे कमरे में फैल जाती है। तो इसका मतलब ये हुआ स्टूडेंट कि इसमें डाइवर्जेंस होता है। इसकी जो लाइट है वो हर एक डायरेक्शन में, हर एक दिशा में वो फैल जाती है, ठीक है ना। तो ये जो इसको हम बोलते हैं डाइवर्जेंस, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, जो डाइवर्जेंस काफी हाई होता है, हाई मतलब इसकी कोई डायरेक्शन नहीं है, चारों डायरेक्शन है, ठीक है। मैं कुछ भी कह सकता हूँ ऐसे कि और बना दो, तो ये काफी ज्यादा फैल जाती है, ठीक है। ये चारों तरफ, जैसे आप सन कह सकते हो, एक तरह का सन ही लग रहा है पूरा कि सराउंडिंग में हर जगह फैल जाती है। लेकिन अगर हम यहाँ पर कोई लेजर लाइट का सोर्स ले ले, ठीक है, तो आप देखोगे उसमें क्या होता है कि जो ये डाइवर्जेंस होता है ये एक्चुअली बहुत ही कम होता है। डाइवर्जेंस इतना नहीं होता। आप कभी लेजर लाइट आपने यू देखी होगी तो आपको पता होगा कि वो एक डायरेक्शन में मूव करती है, जो उसका डाइवर्जेंस होता है स्टूडेंट, काफी लेस होता है, बहुत ज्यादा लेस होता है डाइवर्जेंस उसका। तो उसको जब डाइवर्जेंस लेस है तो उसको एक डायरेक्शन मिलती है, और उस डायरेक्शन को ही हम क्या बोलते हैं, फिनोमिना को, डायरेक्शनैलिटी। क्योंकि अब हम थोड़ा समझते हैं कि कैसे डायरेक्शन होता है। हम थोड़ा देखते हैं कि जो हमारी एक स्मॉल लेजर है, जो आम लेजर जो हम मार्केट से जो हम बाय करते हैं, तो उसकी जो डाइवर्जेंस है उसकी वैल्यू कितनी होती है, 1 मिली रेडियन, ओके। और एक वेल कंस्ट्रक्टेड जो एडवांस लेजर है उसकी जो डाइवर्जेंस की वैल्यू होती है अप्रोक्सीमेटली 0.01 मिली रेडियन होती है। और एक जो हमारा ऑर्डिनरी लाइट सोर्स है या फिर कोई मोनोक्रोमेटिक लाइट सोर्स है तो वो 0.5 रेडियन होती है। अब आप बोलोगे कि मोनोक्रोमेटिक लाइट सोर्स जो होता है वो भी तो एक डायरेक्शन में मूव करता है, कि मतलब उसमें एक ही वेवलेंथ होता है। मोनोक्रोमेटिक लाइट मतलब लाइट सोर्स का मतलब क्या है कि उस लाइट के पास एक ही वेवलेंथ। लेकिन स्टूडेंट ये लेजर लाइट है, ये भी जो इसमें लाइट जो रिलीज होती है लेजर लाइट से वो भी एक मोनोक्रोमेटिक है, बट ये कहते हैं कि एडवांस मोनोक्रोमेटिक है। एक होती है जो ऑर्डिनरी मोनोक्रोमेटिक लाइट जो हम यूज करते हैं, जो हमने +1 +2 या बीएससी फर्स्ट ईयर में हमने जो प्रोसेस किए हैं वो हमने की हैं एक ऑर्डिनरी लाइट के साथ हमने किए हैं, ठीक है। ये हम कह सकते हैं जैसे कि हमने यंग्स डबल स्लिट को एक्सपेरिमेंट आपने सुना होगा, या आपको पता ही होगा। हम मॉडर्न फिजिक्स पढ़ रहे हैं तो हमने जो यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट है वो हम करते हैं ऑर्डिनरी मोनोक्रोमेटिक लाइट के साथ। लेकिन यहाँ पर जो हम करेंगे ये लेजर लाइट है, ये एडवांस मोनोक्रोमेटिक लाइट है, ठीक है।
तो इसलिए मैं इसको बार बार कर रहा हूँ कि ऑर्डिनरी लाइट या फिर मोनोक्रोमेटिक लाइट। तो उसका देखो जो डाइवर्जेंस होता है वो 0.5 रेडियन होता है। तो आप देखो कि जो एडवांस लेजर है जो काफी वेल कंस्ट्रक्टेड है उसका देखो कितना लेस है डाइवर्जेंस, 0.01 मिली रेडियन। तो उसका जब डाइवर्जेंस लेस होता है लेजर का, वो कम दिशाओं में फैलती है, तो वो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में सीधा, जहां हम इसको मतलब कह सकते हैं कि कॉन्सेंट्रेट करते हैं, जहां इसको हम यूज करना चाहते हैं वहां ये मूव करती है। तो इसको, इसकी जो यही प्रॉपर्टी को बोलते हैं डायरेक्शनैलिटी। ओके स्टूडेंट, और ये जो लेजर है इट इज यूज टू सेंडिंग मैसेज फ्रॉम अर्थ टू सन। तो ये जो है कि अर्थ और मून कि ये जो काम करती है वो काम करती है कम्युनिकेशन जो प्रोसेस है हमारा उसके बेस पे काम करती है। तो हम क्या करते हैं कि कोई भी मैसेज है हम वो अर्थ से मून में सेंड करते हैं लेजर के थ्रू। ठीक है, तो ये मतलब जो हमारा कम्युनिकेशन प्रोसेस है उसमें यूज होता है। और आफ्टर दैट हम कह सकते हैं कि हम जैसे कि लेजर है, ये एक लेजर है, ठीक है, और ये इसका एक्सिस है। यहाँ कोई पॉइंट लेते हैं हम Z, ओके, एंड इसका डाइवर्जेंस होता है यहाँ पर, काफी स्मॉल डाइवर्जेंस हम करते हैं इसका। और इसको एक मतलब हम बाहर से कोई इसका पैक उसमें बंद करते हैं, मतलब जो बाहर से इसका जो इसकी बॉडी होती है वो हमने बना दी। तो स्टूडेंट आपने यहाँ देखा, अब यहाँ देखो जो ये पॉइंट है जहां से ये लेजर का जो स्टार्टिंग पॉइंट है, जहां पर ये Z है, ये से Z है, कोई वैल्यू है 1 2 3 4 5 6, और इस पॉइंट पे जो Z की वैल्यू है, Z आप कह सकते हो कि Z क्या डिस्टेंस है, Z की वैल्यू इस पॉइंट पे क्या है 0, और इस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं वेस्ट। ठीक है, वेस्ट वाला नहीं, ये इसका लेजर का है वेस्ट। ठीक है, जैसे हम लोग ही वेस्ट होती तो ये लेजर का वेस्ट है, तो इसको हम डिनोट करते हैं W0 से। ओके, और ये क्या क्या बताता है कि इसका जो मीनिंग है वो है विड्थ ऑफ द बीम, जो लेजर से बीम निकल रही है एट Z इक्वल टू 0। ओके स्टूडेंट, तो इससे हमें एक फॉर्मूला मिला। वो फॉर्मूला क्या है? वो फॉर्मूला है WZ लैम्डा Z अपॉन पाई ओमेगा नोट। ओके स्टूडेंट, तो ये विड्थ ऑफ द बीम एट Z इक्वल टू 0 हमारा जो फॉर्मूला वो मिल चुका। इससे हम क्या करते हैं, जो हमारा डाइवर्जेंस सेमी एंगल है, मतलब ये जो एंगल है सेमी एंगल, ये तो पूरा एंगल डाइवर्जेंस का, ये सेमी एंगल हाफ ही हम फाइंड कर सकते हैं। ये कितना होता है, इसकी जो वैल्यू होती है स्टूडेंट वो होती है थीटा इक्वल टू WZ अपॉन Z। तो इसमें पहले से एक Z है, नीचे भी Z आ गया, तो ये आपस में कट जाएगा। तो ये कुछ ऐसा मैं लिख देता हूँ दोबारा, लैम्डा Z अपॉन पाई ओमेगा नॉट Z इक्वल टू Z से Z कैंसिल, तो ये बन गया लैम्डा अपॉन पाई ओमेगा नॉट। और स्टूडेंट ये जो हमारी एडवांस जो लेजर लाइट है, जो मोनोक्रोमेटिक लाइट है, उसका जो लैम्डा हमारा जो वेवलेंथ होता है वो होता है 5000 आंगस्ट्रॉम। ठीक है, एंड स्टूडेंट इसको हम लिख सकते हैं कि 5 इंटू 10⁻⁻⁷ मीटर। एंड जो पाई की वैल्यू पता है 3.14 होती है, और ओमेगा नोट जो हमारा होता है वो इसके लिए होता है 0.03 इंटू 10⁻⁻²। ठीक है, ये हमारी ओमेगा नोट की वैल्यू आ गई। तो ये वैल्यू हम यहाँ पुट करते हैं, थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास, तो थीटा का जो वैल्यू आ गई
वो आ जाएगी 5 इंटू 10⁻⁻7 अपॉन 3.14 इंटू एंड 0.03 इंटू 10⁻⁻2 एंड अप्रोक्सीमेटली इसकी जो वैल्यू आ गई वो आ गई 0.45 इंटू 10⁻⁻3 रेडियन। ओके, तो स्टूडेंट ये आप कर लेना, कैलकुलेट कर लेना। ये मैंने पहले से मुझे याद है ये सब, तो इसलिए मैंने यहाँ लिख लिया है। ठीक है, ये 3 है। तो स्टूडेंट ये जो क्या है कि इसका जो डाइवर्जेंस एंगल है वो कितना छोटा है, रेडियन में 10⁻³ है। जब डाइवर्जेंस एंगल इतना छोटा है तो ये क्या होगा कि ये ज़्यादा फैलेगी नहीं, ज़्यादा ये डाइवर्ज नहीं होगी और एक ये पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव करेगी। इसी प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं डायरेक्शनैलिटी। तो स्टूडेंट ये हमारा एक टॉपिक हो चुका, मतलब एक टॉपिक क्या हम कह नहीं सकते कि एक पॉइंट हो चुका हमारा जो इसकी जो प्रॉपर्टीज़ है। हम सेकंड पर देखते हैं कि मोनोक्रोमेटिसिटी क्या है। तो स्टूडेंट जो ये मोनोक्रोमेटिसिटी है इसका मतलब होता है कि लाइट हैज़ सिंगल वेवलेंथ। एक लाइट है उसकी जो वेवलेंथ है वो क्या, सिंगल वेवलेंथ है। लाइट है सिंगल वेवलेंथ। ओके स्टूडेंट, तो ये लैम्डा से हम करते हैं डोंट, हमको पता है कि वेवलेंथ को। अब ये हम देखते हैं कि कैसे है, जैसे कि हम लेते हैं कि एक ऑर्डिनरी लाइट सोर्स लेते हैं और एक कोई ऑर्डिनरी या फिर मोनोक्रोमेटिक लाइट सोर्स लेते हैं। तो हम देखते हैं स्टूडेंट, और एक इसके वर्सेस में लेते हैं हम लेज़र लाइट का सोर्स लेते हैं। तो जो ये ऑर्डिनरी लाइट सोर्स है इसमें क्या होते हैं स्टूडेंट, ऐसे ये हमारा ग्राउंड स्टेट है, इसमें काफ़ी लेवल होते हैं। हम कह सकते हैं कि जैसे इसमें मतलब जो एनर्जी लेवल होते हैं वो बहुत सारे होते हैं। ठीक है, थोड़ा सा और बना लेते हैं ऐसे करके, ज़्यादा नहीं करते। ठीक है, से E1, E2, E3, E4 ये इसके एनर्जी लेवल स्टेट होते हैं। तो जब अपना जो इलेक्ट्रॉन है अगर वो यहाँ पर हो, E4 में हो, एक्साइटेड स्टेट में हो, तो जब वो ग्राउंड स्टेट में आएगा तो वो एक एनर्जी रिलीज करेगा, यह पता है, जैसे H बार ओमेगा। अगर ये E3 स्टेट में होगा तो ये अपनी एनर्जी रिलीज करेगा। ठीक है, अगर ये E2 स्टेट में हुआ इलेक्ट्रॉन, तो मान लो कि इलेक्ट्रॉन 3 है हमारे पास, 3 स्टेट ली हमने, तो ये अपनी एनर्जी रिलीज करेगा। बट इन लेज़र इसमें क्या होते हैं, हम यहाँ बात कर रहे हैं रूबी लेज़र की, इसके बारे में हम आगे भी थोड़ा एक्सपेंसिव पढ़ेंगे। बट अभी हम देखते हैं रूबी लेज़र के क्या होता है हमारा। इसमें 2 लेवल स्टेट होते हैं, जो एनर्जी लेवल स्टेट होते हैं वो 2 होते हैं, E1 एंड E2। 2 लेवल स्टेट लेज़र या 2 लेवल लेज़र इसको हम कहते हैं रूबी को। ये 1960 में मेमैन ने ये इसको मतलब कंस्ट्रक्ट किया था रूबी लेज़र को। और रूबी लेज़र इससे पहले जो इसका फिनोमिना हमने दिया था 2 लेवल 3 लेवल का, ये आइंस्टाइन ने 1960 में दिया था, 1960 में दिया था। तो यहाँ पर क्या हम ज़्यादा बात नहीं करते हैं कि इलेक्ट्रॉन जब ये एक्साइटेड स्टेट में होता है और जब ये ग्राउंड स्टेट पे आता है तो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में ये अपनी जो एनर्जी रिलीज करता है। तो यहाँ देखा कि जब ऑर्डिनरी लाइट है तो इसमें काफ़ी से एनर्जी रिलीज हो रही है और ये रैंडमली रिलीज हो रही है। कुछ ये फर्स्ट वाली कोई और डायरेक्शन में हो रही है, कोई और डायरेक्शन हो रही है सेकंड वाली, और ये कोई और डायरेक्शन हो रही है। बट यहाँ पर एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में एक सिंगल वेवलेंथ की जो लाइट है, मतलब एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में जो फोटोन रिलीज हो रहा है, तो इससे क्या होगा कि जब ये मतलब ये डिफरेंट डायरेक्शन में रिलीज हो रहा है ऑर्डिनरी लाइट में, तो हम कह सकते हैं कि ऑर्डिनरी लाइट सोर्स है और ये मोनोक्रोमेटिक लाइट सोर्स है। इसमें डिफरेंट डायरेक्शन में एनर्जी रिलीज हो रही है। ठीक है, और यहाँ पर क्या है, अगर ये इसका मतलब डाइवर्जेंस काफ़ी ग्रेटर है, तो इसकी कोई पर्टिकुलर डायरेक्शन नहीं है। बट ये जो अपना लेज़र लाइट सोर्स है इसमें डाइवर्जेंस बहुत कम है, तो हम कह सकते हैं नेग्लिजिबल डाइवर्जेंस है। और एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में इसकी जो मतलब एनर्जी है वो रिलीज हो रही है। ठीक है स्टूडेंट, अब हम बात करते हैं कि जैसे अब हमने ये तो पढ़ लिया,
उसके बारे हम थोड़ा देखते हैं मैथमेटिकल हम कैसे इसको फाइंड कर सकते हैं। तो हम देखते हैं पॉइंट कि फॉर ऑर्डिनरी लाइट सोर्स, ठीक है। तो और ये अपना मोनोक्रोमेटिक लाइट सोर्स, तो उसके लिए क्या है कि हम ये फॉर्मूला यूज करते हैं, डेल्टा फ्रीक्वेंसी वाला जो फॉर्मूला है हमारा, ये फॉर्मूला, ठीक है। तो यहाँ पर जो फ्रीक्वेंसी चेंज है, जो फ्रीक्वेंसी की वैल्यू है वो फॉर ऑर्डिनरी लाइट कितनी होती है, 5 × 10⁻14 हर्ट्ज, ठीक है। एंड आपको पता ही होगा फ्रीक्वेंसी क्या होती है। तो फ्रीक्वेंसी होती है कि नंबर ऑफ, जैसे इसमें रेडिएशन रिलीज हो रही है, एनर्जी रिलीज हो रही है, नंबर ऑफ एनर्जी रिलीज या नंबर ऑफ रेडिएशन रिलीज पर सेकंड, ठीक है। तो अब जो इसमें जो चेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी होता है उसकी वैल्यू होती है 10⁻10 हर्ट्ज। इसको हम करते हैं तो ये आता है 2 × 10⁻⁻5। और अगर हम करते हैं फॉर लेज़र लाइट, ठीक है, तो यही फॉर्मूला यूज करते हैं और इसकी जो वैल्यू होती है ये तो सेम रहेगी जो हमारा डिनोमिनेटर में है, बट ऊपर जो है ये होती है 500 हर्ट्ज, ठीक है। जो चेंज ऑफ होती है फ्रीक्वेंसी होती है, तो इसकी जो वैल्यू आती है वो होती है 10⁻⁻12, ठीक है स्टूडेंट। तो ये आपने देखा कि ये फ्रीक्वेंसी जो हमारी ऑर्डिनरी लाइट की काफ़ी ज़्यादा है, और जब फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होती है स्टूडेंट तो क्या होता है कि जो वेवलेंथ है वो डिक्रीज होती है। अगर फ्रीक्वेंसी इंक्रीज होती है तो वेवलेंथ डिक्रीज होता है। तो इसका जो वेवलेंथ है वो क्या होता है कि काफ़ी कम होता है, और यहाँ पर क्या है इसके कंपेयर, लेज़र लाइट कंपेयर, और यहाँ पर क्या है फ्रीक्वेंसी इसके कंपेयर काफ़ी कम है, ठीक है, 10⁻⁻12 है। तो इसकी जो वेवलेंथ है वो ज़्यादा होगी, ठीक है ना स्टूडेंट। तो जिसकी वेवलेंथ ज़्यादा होगी वो एक बहुत ज़्यादा दूर तक वो हमें कहते हैं कि वो लाइट ज़्यादा ट्रैवल करेगी। जैसे रेड लाइट की जो वेवलेंथ है वो काफ़ी ज़्यादा होती है, तो जो हमें देखते हैं कि जो सिग्नल्स हम देते हैं वो रेड लाइट के थ्रू देती है, क्योंकि वो काफ़ी दूर से दिखाई देती है, ठीक है ना। और बस थोड़ा सा ग्राफ बना लेते हैं इसका, कि अगर हम ऑर्डिनरी लाइट के लिए देखें इसका ग्राफ फॉर ऑर्डिनरी लाइट, तो इसका जो ग्राफ होता है स्टूडेंट, अगर हम इंटेंसिटी ओके एंड वेवलेंथ का ग्राफ बनाए तो ये कुछ ऐसा बनता है। देखो हम नंबर डॉट थोड़ा कर लेते हैं, ऐसे ही 100 हो गए पॉइंट, और ये हो गया 50 हो गया पॉइंट, एंड ये हो गया 0। तो स्टूडेंट ये जो पॉइंट हो गया मतलब 100 के करीब हो गया। तो स्टूडेंट यहाँ पर जो ये देखो इसकी विड्थ है जो डेल्टा लैम्डा है, तो ये इसकी विड्थ है। लेकिन अगर हम इसका देखें फॉर लेज़र लाइट तो उसका ग्राफ कैसा होता है कि हम इसको देख लेते हैं। लैम्डा आई यहाँ पर 0, 50 एंड 100, ओके स्टूडेंट। तो उसका जो ग्राफ होता है वो काफ़ी कहते हैं ऐसा होता है, देखो ओके। तो देखो इसकी जो इंटेंसिटी कितनी शार्प है, उसकी इंटेंसिटी कितनी वाइड है हम कह सकते हैं, ठीक है। तो ये इसका ग्राफ है, तो इसलिए इसकी डायरेक्शन ज़्यादा होती है, इसकी इंटेंसिटी ज़्यादा होती है, क्योंकि ये डाइवर्जेंस के जब होता है कि जो डाइवर्जेंस होता है तो ये आपस में काफ़ी सारी डायरेक्शन में फैल जाता है, तो इसकी इंटेंसिटी कम हो जाती है। उसकी इंटेंसिटी होती है वो एक पॉइंट पे कॉन्सेंट्रेट होती है, तो उसकी इंटेंसिटी काफ़ी ज़्यादा होती है, ठीक है। अब हम बात करते हैं स्टूडेंट कोहेरेंस, जो हमारा नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है, जो नेक्स्ट पॉइंट है कोहेरेंस के बारे में। तो यस स्टूडेंट, जो कोहेरेंस है तो हम उसके बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं कि इफ़ टू लाइट वेव्स हैव अ सेम फ्रीक्वेंसी, सेम वेवलेंथ एंड अ कांस्टेंट फेज डिफरेंस is called coherent wave
and the source is called coherent source and this phenomena is known as coherence। कि हमारे पास मान लो कि एक लाइट सोर्स है, ठीक है, एस सोर्स ऑफ लाइट है, तो इसको हम एक स्लिट से पास कर रहे हैं, ठीक है। अब ये बात थोड़ा ध्यान रखो कि हम स्लिट से पास क्यों कर रहे हैं, क्योंकि पूरे यूनिवर्स में ऐसा कोई नहीं है कि हम दो डिफरेंट लाइट सोर्स से हम कोहेरेंट, जो कोहेरेंट वेव है, हम उसको ऑब्टेन कर सकें। ये इम्पॉसिबल है, ये कोई ऐसा है, क्योंकि अगर हम दो बल्ब लेते हैं तो उनकी जो वेवलेंथ और इंटेंसिटी वगैरह सब कुछ मतलब डिफरेंट ही होता है। लेकिन अगर हम एक सोर्स लेते हैं लाइट का, सेम सोर्स, उसको हम एक स्लिट से पास करते हैं, तो ये जब स्लिट से पास करते हैं तो आपको ये आगे हम पढ़ेंगे, अभी मैं ज़्यादा नहीं बताऊंगा। आगे हम जो इसका कोहेरेंस का करते हैं तो उसके हम यंग डबल स्लिट में इसका हम देखेंगे, तो हम आगे करते हैं। तो जब इससे हमारे पास ये वेव फ्रंट ये होता है, प्रोड्यूस होता है एक सोर्स से, तो ये वेव फ्रंट जब ये इस स्लिट से निकलते हैं तो ये इसके ऑन वेवलेट्स बन जाते हैं। वही जो ये इसके जब पास होने के बाद जब इसे निकलते हैं स्टूडेंट, तो इन दो लाइट्स का जो वेवलेंथ फेज डिफरेंस कांस्टेंट होता है, वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी सेम होती है, तो उसको हम बोलते हैं कोहेरेंट लाइट, ठीक है। तो स्टूडेंट यही अब हो गया। अब जो इसकी टाइप्स होती हैं, कोहेरेंस की टाइप्स होती हैं, वो दो तरह की होती हैं। एक तो होता है स्पेशियल कोहेरेंस, एंड सेकंड होता है स्टूडेंट टेम्पोरल कोहेरेंस। अब हम करते हैं स्टूडेंट की स्पेशल कोहेरेंस क्या होता है, इसको थोड़ा हम एक्सप्लेन करते हैं। ओके स्टूडेंट, तो मान लो कि हमारे पास ये दो वेव हैं, उसके बाद डायग्राम थोड़ा बना लेते हैं हम इसका फिर हम लिख के थोड़ा इसको करते हैं, डायग्राम बना लेते हैं। तो स्टूडेंट अब हमने क्या देखना है कि यहाँ पर हमने थोड़ा सा सोर्स को क्लियर कर लेते हैं, देख लो अभी। ये एक प्लेन है और ये प्लेन में दो पॉइंट है, ये एक प्लेन है, ठीक है, 3D है, इसमें दो पॉइंट है, और ये जो वेव्स है इस पॉइंट से जब पास करती हैं, तो जब ये क्या करती हैं कि जब ये पॉइंट से पास करती हैं तो इस टाइम इस जो वेव्स का जो फेज होता है वो कांस्टेंट होता है, ठीक है। और ये पॉइंट कैसे होते हैं, इस वेव्स के परपेंडिकुलर होते हैं, या इसको हम अगर और एक्सप्लेन से अगर बताना चाहें कि जो हम कह सकते हैं कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट P एंड Q ऑफ द वेव फ्रंट्स, ठीक है, कि ये जो वेव्स हैं इनमें काफ़ी सारे छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं जो अपने वेवलेट्स या क्या बोलते हैं वेव फ्रंट्स प्रोड्यूस करते हैं। तो जब ये वेव इस दो पॉइंट से पास करती है, मान लो टू वेव्स हैं, ये वाली हम इसको हम मानते हैं, कंसीडर करते हैं इसको, जो ये P एंड Q से पास हो रही है, जब ये इस पॉइंट से पास करती है तो इसके क्या होते हैं, पॉइंट होते हैं, वो अपने वेवलेट्स बनाते हैं, और यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है इन दोनों का, एक्चुअली वो क्या होता है कि उनका जो सेम होता है, हम कह सकते हैं कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है
जो, या फिर हम कह सकते हैं कि जो यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है पी एंड क्यू, जब ये वेव पास कर रही है पी एंड क्यू से, और उस टाइम जो इलेक्ट्रिक फील्ड है पी एंड क्यू के ऊपर, उनका जो फेज डिफरेंस क्या होगा, कांस्टेंट होगा, ठीक है, एट एनी टाइम टी, एंड इट इज कॉल्ड स्पेशियल कोहेरेंस, ठीक है। तो आपको अगर मैं थोड़ा लिख के दिखा दूं कि हम लिख सकते हैं इसके बारे में कि द इलेक्ट्रिक, तो यस स्टूडेंट, हमने लिखा है यहाँ पर कि द इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट पी एंड क्यू ऑफ द वेव फ्रंट्स, मतलब जो ये वेव्स हैं, इनकी जो वेव फ्रंट है, उनका जो इलेक्ट्रिक फील्ड है एट पी एंड क्यू आर E1 E2 हमने मान लिया, एंड द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ द वेव फ्रंट्स हैव कांस्टेंट फेज डिफरेंस इज कॉल्ड स्पेशल, और इनका जो फेज डिफरेंस है इस पॉइंट पे वो कांस्टेंट है। तो अब हम यहाँ हमारा आया वेव फ्रंट्स। जैसे ये वेव्स होती हैं स्टूडेंट, जैसे ये हमारा कोई वेव है, ये वेव है हमारी, ठीक है, हम वेव को ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, तो हमने मान लिया कि इसको हम सर्कल में रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और वेव्स के यहाँ पर काफ़ी पॉइंट होते हैं, वेव्स काफ़ी सारे स्मॉल पॉइंट से बनी होती है। तो ये जो पॉइंट्स होते हैं ये अपना अपना, मतलब ये सोर्स ऑफ लाइट है। अब मैं आपको बता रहा हूँ, जैसे ये मैंने इसको सर्कल इसलिए बनाया कि आप जैसे आप लेजर लाइट देखते हो, तो जब उसको आप इन फ्रंट से देखोगे तो उसको आपको एक गोल सा एक पॉइंट दिखाई देगा, तो ये एक वही पॉइंट है, या फिर हम कह सकते हैं कुछ ऐसा पॉइंट दिखाई देता है आपको, ठीक है ना। तो जो ये कुछ ऐसा पॉइंट है कि ये लेजर लाइट है और ये इसका पॉइंट है, ठीक है स्टूडेंट। तो ये जो पेन का जो बैक है, ये इसका पॉइंट लेजर लाइट का, तो वैसे ही ये इसका पॉइंट है, और इसमें काफ़ी सारे स्मॉल स्मॉल पॉइंट है, ठीक है। और इस वेव का, ये जो वेव फ्रंट, ये वेव है, इसमें काफ़ी सारे छोटे छोटे स्मॉल पॉइंट है, और ये अपने अपने वेवलेट्स कहते हैं इसको, जो छोटे ये अपने प्रोड्यूस करते हैं, ओके स्टूडेंट। और ये जो वेवलेट्स प्रोड्यूस करते हैं अपने अपने, ये बाद में एक बाउंड्री बनाते हैं, इसी बाउंड्री को क्या बोलते हैं हम, ये मतलब ये अपनी जो वेव है वो मतलब एक अपने बना रहे हैं। फिर ये इसके बाद जो यहाँ पर भी जो पॉइंट होते हैं, जो अगली वेव बनी, ठीक है, ये भी अपने अपने प्रोड्यूस करेंगे, तो ये फिर अपनी वेव बनाएंगे, और ये फर्दर चलता रहता है, ठीक है स्टूडेंट। तो यहाँ पर भी क्या, जो ये वेव चल रही है, इसमें क्या छोटे पॉइंट है, इसमें क्या वेवलेट होंगे, या वेवलेट्स, हम सही तरह बोले तो वेवलेट्स होंगे। यहाँ पर कोई वेवलेट्स है, उसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, और यहाँ पर भी कोई वेवलेट्स है, वेव का इलेक्ट्रिक फील्ड है E1 एंड E2 है, ठीक है, E2, और उनका जो फेज डिफरेंस है वो कांस्टेंट है, ठीक है स्टूडेंट। तो यही है इसमें बस। अब इसको देखते हैं कि हम ये जो स्पेशल कोहेरेंस वाला फिनोमेना हम कैसे समझ सकते हैं। इसको हम समझते हैं यंग्स डबल स्लिट्स जो एक्सपेरिमेंट है हम उसे समझेंगे। अब आपने तो पढ़ा ही होगा यंग्स डबल स्लिट, तो एक बार मैं करा देता हूँ, आपको समझा देता हूँ। अगर कोई एग्जांपल पूछे कि स्पेशल कोहेरेंस की जो एग्जांपल क्या है, तो आपने बोला है कि यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट है इसकी एग्जांपल। इससे हम सेम वही प्रोसीजर है, ठीक है स्टूडेंट। तो हम उसको करते हैं यंग्स वाले एक्सपेरिमेंट को। तो उसको हम ऐसे करते हैं, नेक्स्ट लेक्चर में करते हैं उसको। फिर सिंपल से, लेक्चर काफ़ी लंबा हो गया। तो ओके स्टूडेंट, गुड बाय, थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।